आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नौ मुंतखब मेयर जी विजय लक्ष्मी ने आज अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। 9:30 बजे दिन खुसूसी पूजा का प्रोग्राम हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपने चेंबर में अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभाली। इस प्रोग्राम में उनके वालिद व TRS के रुकन राज्यसभा के केशव राव, रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव, खैरताबाद के रुकन असम्बली दानम नागेंद्र और दूसरे मौजूद थे, जिन्होंने इस नई जिम्मेदारी पर उनको मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। साथ ही डिप्टी मेयर M श्रीलता रेड्डी ने भी अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभाल ली। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS से ताल्लुक़ रखने वाली ये दो खवातीन जारिया माह के अवाइल में बिलतरतीब मेयर और डिप्टी मेयर बनाई गई थी। विजय लक्ष्मी ने अपना ओहदा संभालने के फौरी बाद गन पार्क यादगार शहीदा पहुंचकर तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए की गई जद्दोजहद में जानों की कुर्बानी देने वाले अफराद को भरपूर खिराज पेश किया। सर ఒక్కసారి ఆ మాస్క్ తీసేయండి. మాస్క్ తీసేయండి. మేడం కేర్ వన్ సెకండ్. ఇక్కడికి ఎవరైనా రావచ్చు, అందరూ ఆహ్వానితులే. నేను ఇక్కడ ఒక 3-4 డేస్ ఉందాం అనుకుంటున్నాను. ఇంకా టైమింగ్ చూడలేదు, తర్వాత చెప్తున్న టైమింగ్. ఇంకా అన్ని డివిజన్ 150 డివిజన్ల కార్పొరేటర్స్కి కూడా చెప్తున్నాను, ఏ సమస్య ఉన్నా మీరు మాకు చెప్పండి, మేము మీ ఏరియాకి వస్తాము, అక్కడ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటాము, ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటాను. నేను మీకు మా వల్ల అవన్నీ మీ వల్ల అవన్నీ సమస్యలు కూడా మన సీనియర్ నాయకులు ఎంతోమంది ఉన్నారు, మన మంత్రి గారు KTR గారు ఉన్నారు, వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి ఆ సమస్యను పరిష్కరించి సాధారణంగా నేను ఈ ఉన్న 5 ఏళ్లలో మాకు ఎలా అయితే ఉద్యమంకి కష్టపడ్డామో ఈ డిప్యూటీ మేయర్కి కూడా ఇంతగా కష్టపడి పనిచేయాలనేది మా ఉద్దేశం। चीफ मिनिस्टर व सदर TRS के चंद्रशेखर राव ने आज 3 अजला हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर के वुज़रा, पार्टी के अरकान असम्बली, काउंसिल, पार्लियामेंट अरकान और TRS के कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए ग्रेजुएट हल्का हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर से पार्टी उम्मीदवार वानी देवी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए सख्त मेहनत और जद्दोजहद करने का मशवरा दिया।
उन्होंने आज प्रगति भवन में पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए नरसिम्हा राव की दुख्तर वानी देवी को पार्टी का बी फॉर्म हवाले किया। अपने खिताब में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस मरतबा वानी देवी की कामयाबी यकीनी है। हुकूमत के स्कीमात और प्रोग्राम्स को ग्रेजुएट तबके तक पहुंचाते हुए वानी देवी की कामयाबी के लिए काम करें। इस मौके पर रियासती वुज़रा महमूद अली, KT रामाराव, श्रीनिवास यादव, सबिता इंदिरा रेड्डी, मल्ला रेड्डी, अरकान मुखन्ना रंजीत रेड्डी, दानम नागेंद्र, MS प्रभाकर, M हनुमंतराव के वेंकटेश के अलावा रुकन राज्यसभा डॉक्टर केशव राव और दूसरे मौजूद थे। टीआरएस पार्टी की उम्मीदवार वानी देवी आज अपना पर्चे नामजदगी दाखिल नहीं कर सकी। जराये के मुताबिक प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर व सदर टीआरएस चंद्रशेखर राव की जानिब से कानून साज काउंसिल के ग्रेजुएट हल्के हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर की उम्मीदवार की हैसियत से वानी देवी को पार्टी का बी फॉर्म दिया गया। इस बी फॉर्म के साथ ही वो GHMC में रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करने पहुंची, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर प्रियंका आला ने वानी देवी के पर्चे को नामुकम्मिल बताते हुए कबूल नहीं किया और मुकम्मिल फॉर्मेट में पर्चे नामजदगी दाखिल करने का मशवरा दिया। बताया गया कि मुकम्मिल फॉर्मेट में पर्चे नामजदगी की तैयारी के बाद जब वो दोबारा अपना पर्चा दाखिल करने GHMC के दफ्तर पहुंची, तब तक पर्चे नामजदगी दाखिल करने का वक्त खत्म हो गया था और वो मायूसी के आलम में मकान वापस लौट गईं। टीआरएस जराये के मुताबिक वानी देवी कल यानी आखिरी दिन अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगी। చాలా సంతోషం అనిపించింది. ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ అనేది మన ఆయన గారి చాలా ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్. అది గత 35 ఏళ్లుగా నేను విద్యారంగంలో అనేక సేవలు చేస్తున్నాను టీచర్ లాగా. ఆ తర్వాత విద్యా సంస్థలు నెలకొల్పడం విషయంలో నాకు మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంతో నమ్మకంతో నన్ను ఈ క్యాండిడేట్గా సెలెక్ట్ చేసినందుకు తప్పకుండా నేను అంతే పరిశ్రమ చేసి ఈ రంగంలో నేను సర్వీస్ చేయగలనని అనుకుంటున్నాను. తప్పకుండా మనపూర్వకంగా నేను ఈ సర్వీసు విద్యారంగంలో పట్ల ఉన్న కొంచెం నాకున్న అవగాహనతో రాష్ట్ర స్థాయిలో కానీ ఇతర ఏ స్థాయిలో కానీ దేశ స్థాయిలో కానీ నా సర్వీసెస్ ఎట్లా ఉన్నా కూడా తప్పకుండా నేను కష్టపడి నా మీద ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇంత నమ్మకం ఉన్నందుకు తప్పకుండా నేను కష్టపడతానని సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అన్ని పార్టీలు పోటీలో ఉంటాయి మేడం. మీకు बीजेपी के उम्मीदवार रामचंद्र राव ने भी अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है। सिटी दफ्तर बरकतपुरा से रैली की शक्ल में GHMC दफ्तर पहुंचकर उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया। उनके हमरा मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला G किशन रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। पर्चा दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि आवाम के लिए काम करने वाली शख्सियत रामचंद्र राव फिर एक बार काउंसिल रवाना होने की ज़रूरत है। 2015 में टीआरएस की मकबूलियत के बावजूद रामचंद्र राव ने कामयाबी हासिल की थी। वो काउंसिल में आवाम की आवाज़ बने, इसके लिए उनको कामयाब बनाने पार्टी कैडर सख्त मेहनत करेंगे। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर के जो MLC ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का नॉमिनेशन था, मैंने नॉमिनेशन डाला है। इस नॉमिनेशन में मैं मेरे साथ जो है PV नरसिम्हा राव जी के पोते
सुभाष जी, हमारे बार काउंसिल के चेयरमैन नरसिम्हा रेड्डी जी और हमारे पार्टी के नेता पेरारा शेखर जी, ये सब थे और उनके साथ आज नॉमिनेशन हम डाले हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए हुए हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर आज हमको पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतेगी। यहाँ पर मुख्यमंत्री भी खड़े हैं तो वो भी हारेंगे, उनका बेटा भी खड़े तो हारेंगे। ये सीट बीजेपी के लिए रिजर्व है। बीजेपी के लिए आज जनता हो या पढ़े लिखे वो लोग हो, आज बीजेपी को जिताने के लिए तुले हुए हैं। उनका संकल्प है, वो जिताएंगे। मैंने 6 साल से कई काम किया। मैंने जनता के लिए काम किया है, एजुकेटेड पीपल के लिए काम किया है, स्टूडेंट्स के लिए काम किया है। लोग मेरा काम देखे हैं, मेरा पार्टी ने मेरा काम देखा है और उसीलिए मुझे ఆయన ఎమ్మెల్సీగా ఫస్ట్ టర్మ్లో ఏమేం చేశారో, ప్రజల కోసం ఏమేమి మాట్లాడడం జరిగిందో కౌన్సిల్లో, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఫెయిల్యూర్స్ అని చెప్పడం జరిగింది. ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని ఏ రకంగా తుంగలు తొక్కారు దాన్ని గురించి చెప్పిండ్రు. ఇవన్నీ సరే కానీ నేను మీడియా మిత్రులను అడుగుతున్నాను. అంటే నాకు కొద్దిగా మేము నిజామాబాద్లో తిరుగుతూ ఉంటాము, టీఆర్ఎస్ నిల్చుంటలేదట కదా, నిల్చుంటురా? అది ఎవరికో వేరే వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారని విన్నాను, డైరెక్ట్గానో ఇండైరెక్ట్గానో. అది నిజమేనా లేకపోతే వాళ్ళు ఏదో నామకే వాస్తే దాఖలు? कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जी चिन्ना रेड्डी ने पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी, सिटी सदर अंजन कुमार यादव और दीगर कायदीन के हमरा पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर हल्के से शिकस्त के खौफ से पीवी नरसिम्हा राव के खानदान को बली का बकरा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वानी देवी की शिकस्त यकीनी है क्योंकि गुज़िश्ता 2 बार इंतखाबात में टीआरएस को बुरी तरह शिकस्त हुई थी, इसीलिए केसीआर ने वानी देवी को टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि ताकि ये शिकस्त पीवी नरसिम्हा राव के खाते में चली जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पर्चे नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन है, इसीलिए वानी देवी के पर्चे नामजदगी वापस लेकर अपने अफराद खानदान में से किसी एक को टिकट दें। इस तरह की सियासी साजिश ना करें। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार रामचंद्र राव के बारे में कहा कि रामचंद्र राव ने कुछ भी काम नहीं किया। मोदी हुकूमत ने मुलाजिमत फराहम करने का आवाम से झूठा वादा किया था। दूसरी तरफ किसान नाराज हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चिन्ना रेड्डी की कामयाबी यकीनी है। श्रीमती सोनिया गांधी जी एक मौका दिए यहाँ पर एमएलसी इलेक्शन के लिए, तो हमारा कैंडिडेट, हमारा उम्मीदवार बहुत शानदार है, पढ़े लिखे से है। जो तेलंगाना आंदोलन 2000 में शुरुआत किए, उसके बाद ही तेलंगाना हासिल किए हम लोग। इस दिन मैं एक ही सवाल उठाना चाह रहा हूँ केसीआर से। आप जो कैंडिडेट को डिक्लेयर किए, फार्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव बेटी को, हम लोग सरपंच से लेकर स्टेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हर जगह में पीवी नरसिम्हा राव परिवार को हम मौका दिए। ऐसे परिवार को जो हारने का सीट में एमएलसी बनाने में, इसमें वो साजिश है। केसीआर साहब ने पीवी नरसिम्हा राव परिवार को अवमान करने के लिए उनके बेटी को टिकट दिए। 2007 में, 2009 में, 2015 में 3 बार यहाँ पर एक ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शन हुए, कभी भी टीआरएस पार्टी नहीं जीती। तो अभी भी जीतने का उम्मीद नहीं है, चाहे 4th प्लेस या 5th प्लेस आने वाले हैं। ऐसे जगह में पीवी नरसिम्हा राव परिवार को देकर उनके परिवार को अपमान करने के लिए केसीआर कोशिश कर रहे हैं। उनके परिवार को मेरे तरफ से एक ही रिक्वेस्ट है, केसीआर के जाल में फंसना नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आपके परिवार को पूरा दुनिया में जितना बड़ा पोजीशन देना है, गौरव देना है, उतना दे दिए। अभी ये छोटे मोटे पोजीशन के लिए केसीआर के जाल में फंसना नहीं। केसीआर उनको पहले ही पता है वो हार जाने वाले हैं, इसीलिए हार को पीवी नरसिम्हा राव के किताब में उनके हिसाब में लिखने के लिए ऐसे काम कर रहा है। तो ये हर किसी कोई मानते नहीं। हम लोग कांग्रेस पार्टी, ये एग्रीकल्चर डॉक्टर है, पीएचडी डॉक्टर है, तो सब कुछ चिन्ना रेड्डी से बेहतरीन कोई आदमी नहीं है। हम लोग मेहनत करते हैं, कांग्रेस पार्टी को जिता लेते। सर, आपको क्या लगता है कि पीवी नरसिम्हा, उनको पता ही है यहाँ पर टीआरएस पार्टी हारने वाली है। जब हार गए तो केसीआर हार गए बोल के लिखते आप पत्रकार ने, मगर उसको रोकने के लिए क्या करना, पीवी नरसिम्हा राव बेटी को अगर टिकट दे दिए तो कल के दिन हार गए तो पीवी नरसिम्हा राव का बेटी हार गए। पीवी नरसिम्हा राव कौन है? कांग्रेस परिवार है। तो ये इनडायरेक्टली इन्हों ये कहना चाह रहे हैं कांग्रेस परिवार हार गई बोल के, उन्होंने हार से भाग जाने के लिए, हार से छुपाने के लिए ये सब कुछ साजिश चला रहे केसीआर साहब ने। ये तेलंगाना समाज बहुत पढ़े लिखे से है, समझदार है। केसीआर के ऐसे नाटक जी चिन्ना रेड्डी।
टीआरएस के काउंसिल के उम्मीदवार पीर राजेश्वर रेड्डी ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ सख्त रिमार्क्स करते हुए कहा कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय फरोख्त करने वाले मोदी आज इख्तिदार में आने के बाद रेलवे प्लेटफॉर्म को ही फरोख्त करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने आज जनगांव में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो गई है। मोदी के इख्तिदार में आने के बाद महंगाई आसमान को छू रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, जिसकी नज़ीर साबिक़ में नहीं मिलती। नए ज़रई क़वानीन के तहत किसानों को परेशान किया जा रहा है। कई अवामी शोबे की कंपनियों को फरोख्त करने या उसे खानगियानी की कोशिश की जा रही है। राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद केसीआर हुकूमत ने 1 लाख से ज़ायद सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए। अगर इस मामले में बीजेपी कायदीन को कोई शक है तो वो उनके शकूक को दूर करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बीजेपी पर मजहब और जात पात की सियासत करने का इल्ज़ाम आयद किया। राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि कालेश्वरम जैसे प्रोजेक्ट्स तामीर करते हुए केसीआर हुकूमत ने लाखों एकड़ अराजियात को सैराब किया है। उन्होंने रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद के कामों को जारी रखने के लिए टीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఒకటే ఏజెన్సీ కాదు, చాలా ఏజెన్సీస్ ఉంటాయి. అది ఒక ఏజెన్సీ, రిక్రూట్మెంట్ ఏజెన్సీ. దాని ద్వారా 35,000 ఉద్యోగాలు చేసుకున్నాం 108 నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చి. అది గంటా చక్రపాణి గారు మన గవర్నర్ దగ్గర ప్రజెంట్ చేశారు. చేస్తే అగో మీ 35,000 చెప్పింది కదా మీ ఓడు, అంటే మీరు 35,000 ఇచ్చింది కదా, ఇంకా 65,000 ఎప్పుడు ఇస్తామని కొంతమంది క్వశ్చన్ చేయాలి. 35,000 అనేది పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అతి పెద్ద రిక్రూట్మెంట్ ఏజెన్సీ. వాళ్ళ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ 32,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చుకున్నాం. 32,000 ఉద్యోగాలు 8 నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చి ఎప్పుడు ఇబ్బంది కాకుండా అన్ని ఇచ్చినాయని కూడా 31,900 చేంజ్ ఉంటే అన్ని చేసుకున్నాం. ఇవాళ మరలా కూడా దరిదాపుగా 10-12,000 ఉద్యోగాలు మళ్ళా टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के.टी. रामाराव ने आज पार्टी कायदीन और असेंबली इंचार्जेस के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए पार्टी की रुकनियतसाजी मुहिम का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने पार्टी कायदीन व इंचार्जेस को मशवरा दिया कि वो जारिया माह के आखिर तक रुकनियतसाजी मुहिम को ख़त्म कर दें। उन्होंने इंचार्जेस पर जोर दिया कि वो पार्टी की रुकनियतसाजी के साथ मेंबरशिप डिजिटाइजेशन को भी अंजाम दें। इस मौके पर मुख्तलिफ अजला के कायदीन और इंचार्जेस ने बताया कि रुकनियतसाजी मुहिम में अवाम का काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है। पार्टी की जानिब से मुकर्रर करदा निशाने से ज़्यादा रुकनियत साजी दी जाएगी। केटीआर ने हर ज़िले में अब तक दी गई रुकनियत की तफसीलात हासिल की और रुकनियत साजी मुहिम को कामयाब तौर पर अंजाम देने पर पार्टी कायदीन और इंचार्जेस की सताइश की। टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट ए रेवंत रेड्डी ने एमएलसी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार जी चिन्ना रेड्डी की इंतखाबी मुहिम को खतियत दे दी है। गांधी भवन में आज रेवंत रेड्डी ने सीनियर कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए फैसला किया कि 24 फरवरी से महबूबनगर जिले से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ होगा। इस इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने मोदी और केसीआर हुकूमत पर नौजवानों और मुलाजिमीन को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया। అభ్యర్థిగా పెట్టిర్రు. చిన్నగా మహబూబ్ నగర్ వాణి గారు అత్తగారు మా జిల్లా. సో మహబూబ్ నగర్ ఓట్లు రఘుపతిపేట కలుగుతుంది పక్కన ఆవిడ అత్తగారు. సో కాంగ్రెస్ పార్టీని పరోక్షంగా నష్టం చేయడానికి, పరోక్షంగా బీజేపీకి సహాయం అందించడానికి ఈరోజు కేసీఆర్ గారు పివి నరసింహారావు గారి కూతురిని ఎన్నిక వచ్చి అధిష్టానం కూడా ఈసారి శాసనమండలి ఎన్నికలలో బీఫామ్ ఇచ్చి పార్టీలో ఉండే సీనియర్ నాయకులను ప్రజలలో ఉండే వాళ్ళని అభ్యర్థులుగా నిర్ణయించాలని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చింది. దాంట్లో భాగంగానే పిసిసి అధ్యక్షుడు గారు ఎవరెవరు बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में बीजेपी को कामयाब बनाने पर टीआरएस हुकूमत ने एलआरएस को ख़त्म कर दिया और अब काउंसिल के इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाया जाता है तो ऐसी सूरत में सरकारी मुलाजिमीन और टीचर्स को पीआरसी मिलेगी।
उन्होंने वरंगल, खम्मम, नलगुंडा के पार्टी उम्मीदवार परमिंदर के पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत का बेरोजगार तबका केसीआर हुकूमत से शदीद नाराज है और वो काउंसिल के इंतखाबात में अपनी नाराजगी वोटों के जरिए बताने तैयार है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार नौजवानों के अलावा सरकारी मुलाजिमीन बिलखुसूस टीचर्स भी टीआरएस हुकूमत से शदीद नाराज हैं। गुज़िश्ता 3 सालों से पीआरसी के नाम पर मुलाजिमीन को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने सरकारी मुलाजिमीन बिलखुसूस टीचर से ख्वाहिश की कि वो काउंसिल के इंतखाबात में बीजेपी को कामयाब बनाते हुए पीआरसी और दीगर हुकूक को हासिल करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालें। बंडी संजय ने कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी के बाद केसीआर हुकूमत ने एलआरएस स्कीम को खत्म कर दिया और अब काउंसिल के नताइज के बाद पीआरसी का ऐलान कर देंगे। రూపాయలు చొప్పున నిరుద్యోగులందరికీ నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తాడు. ఆ లెక్క ప్రకారం ఇప్పటి వరకు 24 నెలలు ఇంటూ 3000 రూపాయలు ఒక్కొక్క నిరుద్యోగికి అలా 3000 రూపాయల బాకీ ఉన్నాడు. అలా పూర్తిగా 72,000 రూపాయలు ఒక్కొక్క నిరుద్యోగికి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి బాకీ ఉన్నాడు. 72,000 రూపాయలు నిరుద్యోగుల అకౌంట్లో వేయాల్సిందే. అప్పుడు మాత్రమే ఈ నిరుద్యోగ యువకులు ఓట్లేస్తున్న విషయాన్ని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గుర్తుంచుకోవాలంటే ఈ ఓటు ద్వారా నిరుద్యోగ గుణపడి చెప్పండి. వాళ్ళ భారతీయ జనతా పార్టీని గెలిపిస్తే వాళ్ళ నోటిఫికేషన్ భయపడి నోటిఫికేషన్ ఇస్తాడు, నిరుద్యోగ గుర్తిస్తాడు. ఇట్లా రైతుల విషయంలో గాని అన్ని విషయాలు కూడా ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మోసం చేస్తా ఉన్నాడు. నల్గొండ జిల్లా ఉద్యమాల పురిటిగడ్డ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటులో ప్రధాన तेलंगाना के वजीर सनत व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव ने बायो एशिया 2021 समिट का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी जयेश रंजन और मुख्तलिफ फार्मा कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। यह प्रोग्राम 2 दिन तक वर्चुअल बुनियादों पर चलेगा, जिसमें दुनिया भर से 3030 से ज्यादा माहिरीन हयातियात, फार्मा और लाइफ साइंसेज कंपनियों के नुमाइंदों की शिरकत होगी। समिट में फार्मा शोबे की तरक्की और सेहत के शोबे के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। समिट में शिरकत करने वाले मंदूबीन हयातियाती तहकीक और दरियाफ्तों पर लेक्चर भी देंगे। इफ्तिताही तकरीब में केटीआर ने भारत बायोटेक के सीएमडी कृष्णा इल्ला और एमडी सुचित्रा इल्ला को जेन्यूम वैली एक्सीलेंस अवार्ड पेश किए। तकरीब से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि हैदराबाद आलमी वैक्सीन का दारुल हुकूमत बन गया है। हमारे लिए यह फ़ख्र की बात है कि हैदराबाद टीकों का दारुल हुकूमत है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की मारूफ भारत बायोटेक कंपनी ने कोवैक्सीन टीका तैयार किया है। इस कंपनी की जानिब से देसी साख्ता टीका मुतारिफ करने पर हमें फ़ख्र है। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि सरकर्दा फार्मा कंपनियां हैदराबाद में अपनी सरगर्मियों को मजीद बढ़ा रही हैं। हैदराबाद फार्मा सेक्टर की सरगर्मियां में बेमिसाल बन चुका है। सारी दुनिया की नज़र हैदराबाद की तरफ है। उन्होंने कहा कि हम सुल्तानपुर में मेडिकल डिवाइसेस पार्क कायम करने जा रहे हैं। ये पार्क जल्द ही शुरू हो जाएगा। Facility with a capacity of about 450 million doses annually. All these highlight and augment the position of Hyderabad as the vaccine capital of the world. I'm extremely confident that significant global population will be immunized with vaccines produced in Hyderabad. This is no small feat to accomplish. Each time I travel, each time I meet people in various countries, investors in various countries, I keep saying, next time one of your children is getting a vaccine shot, there's 1 in 3 chance that it could have been manufactured in Hyderabad. And today I'm delighted that the world is taking cognizance of this fact. Our dream and vision of growing the life sciences industry in Telangana to over $100 billion looks plausible, and we remain absolutely committed to it. I'd like to highlight that even after the widespread health and economic distress caused by COVID-19 pandemic, the life sciences sector in Telangana has responded brilliantly with resilience and has witnessed tremendous growth during the last year. Life sciences sector in the last year has attracted new investments to the tune of about 3,700 crores of rupees. मुल्क भर में मंजूरा 157 मेडिकल कॉलेजेस में से तेलंगाना के लिए एक भी मेडिकल कॉलेज मंजूर नहीं किया गया। रियासत के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटीआर ने इस सिलसिले में किए गए ट्वीट को रीट्वीट किया। वजीर के हामी पी विष्णुवर्धन रेड्डी की जानिब से उनको और वजीर सेहत ईटला राजेंद्र को टैग करते हुए ट्वीट किया गया था।
केटीआर ने इसको रीट्वीट किया। इस ट्विटर में कहा गया कि तेलंगाना से मरकज का एक और मर्तबा सौतेलाना सुलूक वाजे हुआ है। इस ट्वीट में पूछा गया कि तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के कम हिम्मत अरकान पार्लियामेंट क्या इस पर मरकज से सवाल कर सकेंगे। ट्वीट के साथ एक तेलुगु अखबार का तराशा भी पोस्ट किया गया, जिसमें कहा गया है कि राजस्थान के लिए 23, उत्तर प्रदेश के लिए 27, तमिलनाडु के लिए 11, मध्य प्रदेश के लिए 14 और मगरबी बंगाल के लिए 10 मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी अमल में लाई गई। इस खबर में कहा गया है कि ऐसे अजला जहां मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं, वहां पर 157 मेडिकल कॉलेजेस कायम करने का मरकजी वजीर सेहत ने पार्लियामेंट में ऐलान किया है। पार्लियामेंट में पेश करदा रिपोर्ट के मुताबिक जुमला 157 मेडिकल कॉलेजेस 3 मरहले में कायम किए जाएंगे। पहले मरहले में 20 रियासतों में 58, दूसरे मरहले में 8 रियासतों में 24, तीसरे मरहले में 75 कॉलेजेस कायम किए जाएंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 80 कॉलेजेस कायम किए जाएंगे, जिसके लिए 24,370 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 11,20,53,654 हो गई है, जबकि स्मोजी वायरस से अब तक 24,79,747 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,10,05,850 हो गया है, जबकि 1,56,385 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,97,712 हो गई है और 1,625 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 114 नए केसेस दर्ज हुए और एक मरीज की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 1701 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने आज वाज़ेह तौर पर कहा है कि रियासत में कर्फ्यू नाफिज करने का कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने आज महकमे सेहत के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए मुल्क के कई रियासतों में कोरोना वायरस की वबा की दूसरी लहर शुरू होने और तेलंगाना में कोरोना की वबा पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि मुल्क की कई रियासतें बशमुल महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला और चंडीगढ़ में कोरोना वायरस के केसों में इजाफा हो रहा है, ताहम तेलंगाना रियासत मुकम्मल तौर पर महफूज है और बतदरीज वायरस के फैलाव में कमी देखी जा रही है। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो रियासत में वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सख्त गिर एहतियाती इक़दाम करें। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना टेस्ट करवाने की भी हिदायत दी। वज़ीर सेहत ने कहा कि गांधी हॉस्पिटल के अलावा तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और निम्स में कोरोना वायरस के इलाज के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से वायरस के फैलाव के खिलाफ इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसके पेश नज़र चंद दिनों से तेलंगाना में कोरोना के केसों में काबिले लिहाज कमी हुई है, इसलिए कर्फ्यू या दीगर कोई पाबंदी आयद करने का मंसूबा नहीं है। उन्होंने अवाम से मशवरा दिया कि वो कोरोना वायरस की वबा खत्म होने तक चौकसी अख्तियार करें और मास्क का इस्तेमाल करते हुए समाजी फासले को बरकरार रखें। शहर के तुरुप बाजार इलाके में एक शख्स को बच्चों के अगवा के शक में मकामी अवाम ने पकड़ लिया था। उसके साथ मारपीट भी की गई और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन शाह इनायतगंज इंस्पेक्टर अजय कुमार ने वजाहत की कि वो शख्स जहनी तौर पर बीमार है और उसका बाज़ाब्ता इलाज चल रहा है। वो बच्चों के अगवा में मुलविस नहीं है। पैदल राहगीर की लापरवाही और टू व्हीलर चलाने वाले की तेज रफ्तारी सड़क हादसे की वजह बनी। यह हादसा हैदराबाद के नवाही इलाके चिंतल में पेश आया। चिंतल का रहने वाला श्री साई गौड़ अपनी बाइक पर तेज रफ्तारी के साथ बालानगर की सिम जा रहा था।
इसी दौरान चिंतल बस स्टॉप के करीब शंकरैया नामी शख्स सड़क अबूर कर रहा था। उसने सड़क पर दूसरी सिम से आने वाली मोटरसाइकिल को नहीं देखा और जल्दी से वो सड़क अबूर करना चाहता था। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक ने उसको टक्कर दे दी और तेज रफ्तारी की सबब उसकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और वो सड़क की दूसरी सिम गिर गया। उसी दौरान वहां से गुजरने वाली कार के ड्राइवर ने फौरी चौकसी का मुजाहिरा करते हुए ब्रेक लगा दिया, जिसके नतीजे में ये बाइक सवार कार के नीचे आने से महफूज रहा। इस हादसे में राहगीर मामूली जख्मी हो गया और हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने वाला शख्स शदीद जख्मी हो गया। उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जेरे इलाज है। डॉक्टर्स ने कहा कि उसकी हालत तशवीशनाक है। हादसे का मंजर सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।